इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। तो वर्ड है शुड। अब आमतौर पर जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहला नियम यही सिखाया जाता है कि शुड का मतलब है करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कोई फर्ज हो गया या ड्यूटी दिखानी हो। हाँ, जैसे यू शुड ईट वेजिटेबल्स या फिर यू शुड स्लीप अर्ली, जो कि काफी स्टैंडर्ड रूल्स हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन आज का हमारा मिशन इन बेसिक बातों के बारे में बिल्कुल नहीं है। हमारा फोकस आज के सोर्स मटेरियल पर है जो यूनिट 34 है। इसमें इस वर्ड के एडवांस्ड और थोड़े छुपे हुए नुआंसेस को समझाया गया है। और यही नुआंसेस आम इंग्लिश को एक काफी प्रभावशाली और नेटिव लेवल की लैंग्वेज में बदल सकते हैं। एक पॉइंट पर आकर ग्रामर सिर्फ नियम ही रहती। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। तो चलिए आज के इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। हमारी रिसर्च में पहला पॉइंट थोड़ा सा बॉसी लगता है, मतलब अधिकार जताने वाला, शुड। हाँ, खास तरह के वर्ब्स के साथ इसका इस्तेमाल देखा जाता है जब हम किसी से कोई मांग करते हैं। वर्ब्स ऑफ डिमांड कहते हैं इन्हें। राइट, जैसे कि डिमांड हो गया, इंसिस्ट, प्रपोज, रेकमेंड और सजेस्ट। इन शब्दों के बाद एक अलग ही टोन आती है। जब इनके बाद शुड लगता है तो सेंटेंस का वजन बढ़ जाता है। सोर्स से एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए। They insisted that we should have dinner with them. इसमें एक तरह का दबाव है। ये कोई नॉर्मल इनविटेशन या न्योता नहीं लग रहा। हाँ, मतलब उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें उनके साथ डिनर करना चाहिए। अगर ऑफिस का एग्जाम्पल लें तो एक मैनेजर कह सकता है कि I demand that he should finish this today. ये ऑफिस वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। और इसको अगर हम थोड़ी और बड़ी पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये सिर्फ वर्ब्स तक लिमिट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यही पैटर्न कुछ खास एडजेक्टिव्स या विशेषण के साथ भी काम करता है, खासकर तब जब किसी काम की अर्जेंसी दिखानी हो। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट या इट इज वाइटल। हाँ, इट इज नेसेसरी या इट इज एसेंशियल। इनके बाद भी दैट और फिर शुड वाला स्ट्रक्चर लगता है। जैसे इट्स एसेंशियल दैट एवरीवन शुड बी हियर ऑन टाइम। यहां सिर्फ ये नहीं बोला जा रहा कि टाइम पर आना अच्छी बात है, बल्कि इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि ये बेहद जरूरी है। सही कहा। शुड यहां उस अर्जेंसी को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर एसेंशियल या इम्पोर्टेंट जैसे शब्दों ने पहले ही अर्जेंसी दिखा दी है तो क्या शुड लगाना थोड़ा रेपिटेशन नहीं लगता? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है और आज के सोर्स नोट्स में एक आहा मोमेंट भी है जो इसका जवाब देता है। कैसा आहा मोमेंट? इन वाक्यों में से शुड को पूरी तरह से गायब भी किया जा सकता है बिना मीनिंग बदले। एक सेकेंड, पूरी तरह गायब? हाँ, यानी पिछले एग्जाम्पल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट्स एसेंशियल दैट एवरीवन बी हियर ऑन टाइम। एवरीवन बी हियर, एवरीवन इज क्यों नहीं आया यहाँ? सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है ये। यही तो ग्रामर का असली जादू है। इस ग्रामर स्ट्रक्चर को टेक्निकल भाषा में सबजंक्टिव कहते हैं। सबजंक्टिव वर्ड थोड़ा भारी है पर मतलब शायद आसान होगा। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। जब हम शुड को हटा देते हैं तो वर्ब अपनी सबसे बेसिक फॉर्म में ही रहता है, बिना टू लगाए, यानी इन्फिनिटिव फॉर्म में। बिल्कुल। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब चेंज नहीं होता। इसीलिए एवरीवन इज की जगह एवरीवन बी हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई डिमांडेड दैट ही अपोलोजाइज। यहां अपोलोजाइजेज नहीं आएगा, भले ही सिंगुलर है। सही पकड़ा आपने। ये स्ट्रक्चर फॉर्मल इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे भाषा में कोई सीक्रेट कोड छुपा हुआ हो, है ना? और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी को ये सबजंक्टिव फॉर्म मुश्किल लगे या बोलते टाइम याद ना आए तो नॉर्मल प्रेजेंट या पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना भी बिल्कुल सही है। यानो इट्स एसेंशियल दैट एवरीवन इज हियर ऑन टाइम बोलना भी गलत नहीं है। एकदम सही। या आई डिमांडेड दैट ही अपोलोजाइज्ड कहना भी परफेक्टली फाइन है। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह काम करते हैं। ये वाकई एक अच्छी खबर है कि एक ही बात को कहने के इतने सारे सही तरीके हैं, लेकिन जहां इतनी आजादी मिलती है वहां गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें आना ही था। सोर्स में एक बहुत ही जरूरी ग्रामर ट्रैप को हाईलाइट किया गया है। हाँ, सजेस्ट वर्ड के साथ। मैं अक्सर देखती हूँ ईमेल्स में लोग लिखते हैं व्हाट डू यू सजेस्ट अस टू डू, जो कि पूरी तरह से गलत है पर सुनने में काफी नेचुरल लगता है। तो इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि सजेस्ट के बाद कभी भी टू डू या टू बाय या टू गो जैसे इन्फिनिटिव्स नहीं लगते हैं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। लोग ऐसी गलती करते क्यों है वैसे? क्योंकि हमारे दिमाग में एडवाइज या टेल जैसे शब्दों का पैटर्न सेट होता है, जैसे ही टोल्ड मी टू गो या शी एडवाइज्ड मी टू बाय। तो बोलने वाला यही पैटर्न सजेस्ट पर भी फिट करने की कोशिश करता है। तो इस ट्रैप से बचने का सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका है दैट क्लॉज का इस्तेमाल करना, भले ही दैट वर्ड बोले या ना बोले। जैसे सही होगा व्हाट डू यू सजेस्ट वी डू। अच्छा, या फिर जेन सजेस्टेड दैट आई बॉट अ कार। बिल्कुल। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जेन सजेस्टेड दैट आई शुड बाय अ कार।
मतलब सजेस्ट के साथ तो दैट का इस्तेमाल किसी भी हाल में नहीं करना है। क्या इसको याद रखने का कोई और आसान शॉर्टकट है? एक बहुत ही सेफ और इजी तरीका है सजेस्ट के तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना, जिसे जेरोंड कहते हैं। जैसे व्हाट डू यू सजेस्ट डूइंग? हाँ, या ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक। ये छोटे से चेंजेस आपकी इंग्लिश को बहुत पॉलिश्ड दिखाते हैं, खासकर कॉर्पोरेट सेटिंग्स में जहां ग्रामर से आपकी टोन सेट होती है। ये नियम तो डेफिनेटली सबको अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। चलिए अब इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम कमांड्स और सजेशंस की बात कर रहे हैं, पर अब थोड़ा इमोशंस की तरफ चलते हैं। हाँ, शुड का एक और बड़ा ही सरप्राइजिंग रूप है। इसका सीधा कनेक्शन इंसानी भावनाओं से है, खासकर कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स के बाद जब इसका यूज होता है। हमारी लिस्ट में शब्द हैं स्ट्रेंज, ऑड, फनी, टिपिकल, नेचुरल, इंटरेस्टिंग, सरप्राइज्ड और सरप्राइजिंग। ये लैंग्वेज का वो हिस्सा है जहां वर्ड्स सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, बल्कि आपको कैसा फील हो रहा है वो बता रहे हैं। सोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। इट्स स्ट्रेंज दैट ही शुड बी लेट। अब मान लीजिए एक इंसान है जो हमेशा टाइम पर आता है, पर आज वो अचानक लेट है। यहाँ कोई भी ये आराम से पूछ सकता है कि डायरेक्टली ये क्यों नहीं बोला गया कि इट्स स्ट्रेंज दैट ही इज लेट। वही मैं सोच रही थी, ही इज लेट ज्यादा सिंपल और सीधा लगता है बोलने में, तो शुड की आखिर क्या जरूरत पड़ गई यहाँ? यही सबसे बड़ा फर्क क्रिएट करता है। जब हम कहते हैं ही इज लेट, तो वो एक सूखा सा फैक्ट है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भाई वो लेट है, एक ऑब्जर्वेशन है बस। लेकिन जब हम कहते हैं ही शुड बी लेट, तो बोलने वाला सिर्फ फैक्ट नहीं बता रहा, वो सिचुएशन पर अपना शौक या अपनी हैरानी जाहिर कर रहा है। जैसे कि वो कह रहा हो कि अरे ये इंसान तो कभी लेट नहीं होता, आज ऐसे कैसे हो गया? एग्जैक्टली, एक तरह का डिसबिलीफ है इसमें। ये सेंटेंस को फ्लैट होने से बचा रहा है। तो एसेंशियली शुड लगाने से सेंटेंस में एक इमोशन और एक जान आ जाती है। एक और एग्जांपल देखिए, आई वाज सरप्राइज्ड दैट ही शुड से सच अ थिंग। यहाँ शुड उस झटके को एक्सप्रेस कर रहा है जो वो बात सुनकर लगा। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। गॉसिप करते टाइम या किसी शॉकिंग न्यूज पर रिएक्ट करते टाइम ये काफी नेचुरल साउंड करेगा। भाषा आखिर में है क्या? अपने इमोशंस को सामने वाले तक पूरी गहराई के साथ पहुंचाना, और ग्रामर के ये छोटे टूल्स इसमें मदद करते हैं। एक छोटा सा वर्ड वाकई पूरे वाक्य का वेट बदल सकता है। चलिए अब थोड़ा प्रोबेबिलिटीज की दुनिया में चलते हैं। इफ के साथ शुड का इस्तेमाल हमने काफी जगह पढ़ा और सुना है। हाँ, जैसे इफ समथिंग शुड हैपन। आमतौर पर तो हम यही बोलते हैं कि इफ समथिंग हैपन्स। तो यह शुड ऐड करने के पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है? इसका सीधा कनेक्शन पॉसिबिलिटी से है। जब किसी घटना के होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं ना के बराबर, तब इस पैटर्न का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ टॉम शुड फोन व्हाइल आई एम आउट, टेल हिम आई विल कॉल हिम बैक लेटर। ये इफ टॉम फोन्स के काफी करीब है, पर शुड लगाने से सामने वाले को एक क्लियर मैसेज मिल रहा है। मैसेज ये कि टॉम के फोन करने की उम्मीद बहुत कम है। बिल्कुल, शायद वो फोन ना ही करे, पर अगर किसी चमत्कार से फोन आ जाए तो उसे ये बात बता देना। ये पैटर्न तो कस्टमर सर्विस या ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में बहुत काम आ सकता है। मैं अक्सर देखती हूँ कंपनीज लिखती हैं कि वी हैव नो जॉब्स एट प्रेजेंट, बट इफ द सिचुएशन शुड चेंज वी विल लेट यू नो। ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया आपने। वो लोग साफ बता रहे हैं कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है और आगे भी उम्मीद कम है, पर साथ ही पोलाइटली ये भी कह रहे हैं कि अगर किस्मत से कुछ बदला तो हम कांटेक्ट करेंगे। इससे अगले इंसान को फॉल्स होप नहीं मिलती। और इसी फॉर्मल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोर्स मटेरियल ने एक बड़ा ही स्टाइलिश सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताया है, जिसमें इफ शब्द को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। बिना इफ के कंडीशनल सेंटेंस। हाँ, इसको इन्वोजन कहते हैं। सेंटेंस की शुरुआत ही शुड से होती है। अच्छा, जैसे शुड टॉम फोन, टेल हिम आई विल कॉल हिम बैक लेटर। सही है। ईमेल के आखिर में भी लोग यही लिखते हैं ना, शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कॉन्टैक्ट मी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस की जगह। ये स्ट्रक्चर भाषा में एक गजब की प्रोफेशनलिज्म लेकर आता है। पढ़ने वाले को लगता है कि बात बहुत ही पॉलिश्ड और सम्मानजनक तरीके से कही गई है। पोलाइटनेस और सम्मान की बात हो ही रही है, तो अब सोर्स मटेरियल के आखिरी पॉइंट पर आते हैं जो एडवाइस देने से जुड़ा है। एडवाइस यानी सलाह देना, जो हम सब अक्सर करते ही हैं। पर आम तरीका होता है यू शुड डू दिस या यू शुड नॉट डू दैट, लेकिन नोट्स में आई शुड का एक काफी यूनिक इस्तेमाल बताया गया है। जब आप खुद के लिए आई शुड का इस्तेमाल करें, पर असलियत में वो एडवाइस किसी और को दी जा रही हो। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल जैसा लगता है। मतलब मैं खुद के लिए कैसे बोलूंगी अगर मुझे किसी और को एडवाइस देनी है? सुनने में ट्रिकी है, पर इसका हिडन मीनिंग बहुत खूबसूरत है। एक कॉन्वर्सेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। कोई आपसे पूछता है शल आई लीव नाउ, क्या मुझे अब निकलना चाहिए? और जवाब मिलता है नो आई शुड वेट अ बिट लॉन्गर, नहीं मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अब ऊपर से देखने पर यही लग रहा है कि जवाब देने वाला खुद के इंतजार करने की बात कर रहा है, लेकिन असली मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो असली मतलब क्या है? क्या वो इनडायरेक्टली खुद को उसकी जगह रख रहा है? एकदम सही पकड़ा।
जब मैं कहता हूं आई शुड वेट अ बिट लॉन्गर, तो मेरा असल मतलब होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं थोड़ा और इंतजार करता। ओह अच्छा, आई वुड वेट इफ आई वर यू। एग्जैक्टली। ये डायरेक्ट यू शुड वेट कहने से कहीं ज्यादा एम्पैथेटिक और पोलाइट तरीका है। क्योंकि जब हम सीधे बोलते हैं यू शुड डू दिस, तो कभी कभी थोड़ा कमांडिंग लग सकता है, जैसे कोई हुक्म चला रहा हो। पर आई शुड कहकर आप सामने वाले के जूतों में खुद को खड़ा करते हैं। एक और डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग आउट नाउ, इज इट कोल्ड? और जवाब होगा येस आई शुड वेयर अ कोट। हाँ, यहां भी बात वही है कि मेरी मानो तो कोट पहन लो, मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर पहनता। एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी था ना, आई शुडंट स्टे अप टू लेट, यू विल बी टायर्ड टुमारो। यहां आई शुडंट का मतलब है कि मेरी सलाह यह है कि ज्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए तुमको। ये सच में बिना किसी को बुरा फील कराए गाइड करने का बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आज की इस पूरी चर्चा का हम सार निकालें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शुड सिर्फ वो बोरिंग सा वर्ड नहीं है जो सिर्फ हमारी ड्यूटी याद दिलाता हो। बिल्कुल, ये एक काफी वर्सेटाइल टूल है। हमने देखा कि कैसे डिमांड और सजेस्ट के साथ ये कितना बॉसी एक्ट करता है, जहां इसको सब्जंक्टिव फॉर्म में छुपाया भी जा सकता है। और उस ग्रामर ट्रैप का भी पता चला कि सजेस्ट के बाद टू वाला इन्फिनेटिव कभी नहीं लगाना है। फिर स्ट्रेंज और सरप्राइज जैसे एडजेक्टिव्स के साथ जुड़कर ये हमारी हैरानी को आवाज देता है। प्रोबेबिलिटी को कम दिखाने के लिए इफ के साथ काम आता है। और एंड में हमने समझा कि आई शुड से कैसे एम्पैथी के साथ किसी को सलाह दी जाती है। ये सच में एक डीप और इंटरेस्टिंग सफर रहा है ग्रामर का। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहूंगा। जरूर बताइए। हमने आज इतने सारे नियम डिस्कस किए, पर बात सिर्फ ग्रामर तक सीमित नहीं है। जरा गौर कीजिए कि लैंग्वेज में एक इतना सा छोटा वर्ड हमारी एक्सपेक्टेशंस को कैसे कंप्लीटली बदल देता है। कैसे? थोड़ा और डिटेल में समझाइए। जब हम सिर्फ इफ टॉम फोन्स को इफ टॉम शुड फोन में बदलते हैं, तो उसी पल उस इवेंट के होने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिमाग में गिर जाती है। सुनने वाले का परसेप्शन तुरंत शिफ्ट हो जाता है। अरे हाँ, ये तो है। मतलब ग्रामर सिर्फ रूल्स नहीं है, वो डायरेक्टली हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है। यही सबसे बड़ा टेक अवे है। एक शब्द जोड़ने या घटाने से पूरा इमोशन और दो लोगों के बीच का पूरा कनेक्शन बदल सकता है। कैसे ये छोटे वर्ड्स ही मिलकर हमारी रियलिटी और हमारी दुनिया को आकार देते हैं। ये वाकई में एक ऐसी चीज है जिस पर अकेले बैठकर थोड़ा सोचना बनता है। इन चीजों को हम आम तौर पर बस रूल्स की तरह रट लेते हैं, पर जब उनका साइकोलॉजिकल असर देखते हैं तो लगता है कि कम्युनिकेशन कितनी गहरी चीज है। सही बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एनालिसिस के बाद हमारी रोजमर्रा की बातचीत में शुड की इन सटल यूजेस को एक नए नजरिए से देखा जाएगा और नेचुरली इसको बोलने की कोशिश की जाएगी। आज के इस डीप डाइव में फिलहाल इतना ही।